इस वीडियो को शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। बच्चों, आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश चोल वंश के बारे में। चोल वंश यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक राज्य था। इसके अलावा जो 2 अन्य राज्य थे वो थे पांड्य और चेर। चेर जिसे आज हम केरल के नाम से जानते हैं। चोल राज्य का उल्लेख बच्चों मौर्य काल में भी मिलता है, जिसकी जानकारी हमें सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है, जिसमें दक्षिण भारत के इन तीनों राज्यों का स्वतंत्र राज्यों के रूप में उल्लेख किया गया है, जो कि मौर्य साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थे। और यदि आपको मौर्य वंश से संबंधित सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं सम्राट अशोक के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें। चोल वंश के बारे में हमें विभिन्न ग्रंथों, अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी विवरण आदि से जानकारी प्राप्त होती है। इस जानकारी से हमें ये ज्ञात होता है कि इस वंश का इतिहास काफी अंधकारपूर्ण अर्थात अज्ञात रहा, लेकिन फिर भी इस वंश का अस्तित्व लगभग 1000 वर्ष तक रहा था। बच्चों, चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे, अर्थात वो तमिल भाषा बोलते थे। आपको याद होगा गुप्त काल में संस्कृत भाषा को गुप्त शासकों ने महत्व दिया, वैसा ही महत्व तमिल भाषा को चोल राज्य में दिया गया और उच्च कोटि के साहित्य लेखन को भी प्रोत्साहित किया गया, जिसका उदाहरण है तिरुवल्लुवर रचित कुरल। बच्चों, चोल वंश के राजाओं के बारे में जानने के लिए हम उन्हें 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें प्रथम चरण के प्रमुख शासक थे करिकाल, द्वितीय चरण अंधकारपूर्ण रहा और तृतीय चरण के प्रथम शासक रहे थे विजयालय। आइए जानते हैं प्रथम चरण के प्रमुख शासक करिकाल के बारे में। करिकाल बच्चों चोल वंश के प्रथम चरण के प्रमुख राजा थे, जिनका 100 ईस्वी के लगभग शासन था। ये चोल वंश के प्रमुख शासक के रूप में जाने गए। इन्होंने पुहार या पगार नगर की नींव डाली थी। बच्चों, करिकाल ने सिंहल से युद्ध किया और विजय प्राप्त की। सिंहल जिसे आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। और बच्चों, करिकाल चोलों की राजधानी को उरुकपुर से कावेरीपत्तनम ले गए थे। करिकाल के पश्चात जो चोल वंश का द्वितीय चरण था वो अंधकारपूर्ण रहा था। बच्चों, तीसरे चरण का नेतृत्व करने वाले शासक थे विजयालय, जिनका शासनकाल लगभग 850 से लेकर 870 ईस्वी के करीब रहा था। आदित्य प्रथम विजयालय के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। आदित्य प्रथम का शासनकाल लगभग 880 से 907 ईस्वी तक रहा। आदित्य प्रथम बच्चों पल्लव नरेश अपराजित के सामंत थे। सामंत अर्थात राजा के अधीनस्थ वे सेनानायक जो समय आने पर अपनी सेना के सहित राजा के लिए उपलब्ध होते थे और बदले में राजा उन्हें नगद वेतन या भूमि का कुछ टुकड़ा दिया करते थे। ऐसे ही सामंत के रूप में आदित्य प्रथम पल्लव नरेश अपराजित के सामंत थे, लेकिन अवसर मिलने पर इन्होंने अपराजित की हत्या कर दी। जैसा कि आपको याद होगा कि शुंग वंश में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की नींव रखी। ऐसा ही कुछ आदित्य प्रथम ने भी चोल राज्य के विस्तार के लिए किया और अपराजित को पराजित किया। परांतक
परांतक प्रथम बच्चों आदित्य के पुत्र थे और इनका शासनकाल लगभग 907 से 955 ईस्वी तक रहा था। ये भी अपने समकालीन राजाओं की तरह एक साम्राज्यवादी शासक थे। परांतक प्रथम ने पल्लव वंश की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था और पांड्यों के शासक राज सिंह द्वितीय पर भी आक्रमण करके उसे भी बुरी तरह हराकर उसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। मदुरा, जिसे आज हम मदुरई के नाम से जानते हैं, जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध शहर है, और इस मदुरा पर अधिकार करके उन्होंने मधुरेकोंड की उपाधि ग्रहण की। बच्चों, अब बारी है चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम की। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1013 ईस्वी के लगभग रहा। इन्होंने शासक बनते ही सबसे पहले अपने राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया, कारण कि इनसे पहले के जो राजा थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। ऐसे में सबसे पहले इन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ किया और फिर साम्राज्यवादी नीति को अपनाते हुए विभिन्न युद्ध अभियान किए। राजराज प्रथम ने संपूर्ण मैसूर, मद्रास, कुर्ग, सिंहलदीप जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर अपने विजय अभियान किए और उन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार राजराज संपूर्ण दक्षिण भारत के एक छत्र सम्राट बन गए थे। वर्तमान पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव ये भी इनके ही राज्य के अधीन आ चुके थे। इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया और वहां भगवान शिव का राजराजेश्वर, जिसे हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, एक विशाल मंदिर बनवाया जो पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ है। साथ ही स्थापत्य कला के कारण यह मंदिर विश्व विख्यात है। इस प्रकार बच्चों, राजराज प्रथम ने सही मायने में चोल साम्राज्य के निर्माता के रूप में अहम कार्य किया और इनका शासनकाल राजनीतिक व सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से चोल वंश के उत्कर्ष का काल था। राजेंद्र प्रथम ये राजराज प्रथम के पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। इनका शासनकाल लगभग 1016 से 1044 ईस्वी तक का माना गया है। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसकी सहायता से इन्होंने पेगु, मर्तबान व अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। बच्चों, राजेंद्र प्रथम ने बंगाल और बिहार के पाल वंश के शासक महिपाल से युद्ध किया और युद्ध में जीत हासिल की। बच्चों, इनकी विशाल सेना कलिंग पार करके ओड, वर्तमान ओडिशा, दक्षिण कोशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची और इन समस्त क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और इस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने गंगेकोंड की उपाधि धारण की। बच्चों, इनके गंगा घाटी अभियान का एक उद्देश्य गंगा जल लाना भी था और इस विजय के अवसर पर इन्होंने अपनी नई राजधानी वर्तमान त्रिचनापल्ली जिले में गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की और राजेंद्र चोल ने न सिर्फ भारतीय भूभाग अर्थात सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही अपनी विजय पताका नहीं फहराई, बल्कि भारत से बाहर दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इन्होंने सैन्य अभियान किए और सफलतापूर्वक उन अभियानों में इन्होंने विजय हासिल की। और इन सब के पीछे जो प्रमुख शक्ति थी वो इनकी जल सेना या नौसेना थी। राजेंद्र प्रथम के पुत्र व उत्तराधिकारी थे राजाधिराज प्रथम, जिनका शासनकाल 1044 ईस्वी से 1054 ईस्वी तक ही रहा था। क्योंकि ये चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारे गए और ऐसी परिस्थिति में इनके छोटे भाई राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर की सेना को बुरी तरह परास्त किया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया और वहीं युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक किया और आगे चलकर इन्होंने चोल वंश का नेतृत्व किया। बच्चों, राजाधिराज की मृत्यु के पश्चात राजेंद्र द्वितीय शासक बने, जिनका शासनकाल 1052 से
1064 ईस्वी के लगभग रहा और राजेंद्र द्वितीय के पश्चात जो शासक बने वो थे वीर राजेंद्र चोल, जिनका शासनकाल 1063 से 1070 ईस्वी रहा। लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है 1034 से 1069 ईस्वी, जो कि आपकी किताब में दिए गए अन्य शासकों के सन के अनुसार आप देखेंगे तो ये जो सन दे रखा है ये गलत है। वीर राजेंद्र चोल को भी चालुक्यों के साथ संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में इन्होंने कुंडल संगमम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित कर दिया और अपनी पूर्ववर्ती हार का बदला ले लिया। बच्चों, वीर राजेंद्र चोल के पश्चात चोलों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया था और कुछ समय के लिए अधिराजेंद्र चोल शासक बने। अधिराजेंद्र जो कि चोल वंश के अंतिम शासक जो शुद्ध रूप से चोल थे, और उनके पश्चात चोलों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया और इस संघर्ष में जीत हासिल की राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम ने, जिनकी माता चोल राजकुमारी थी और पिता चालुक्य राज्य के स्वामी थे। इस तरह से अब चोल वंश में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई जो चोल प्लस चालुक्य के रूप में जानी गई। राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1122 ईस्वी तक रहा था और इन्होंने अपने शासनकाल में जनता को अधिक महत्व दिया और इस तरह से इन्होंने एक सुयोग्य शासन की स्थापना की। और बच्चों, इनके पश्चात के जो प्रमुख शासक थे वो थे विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय, कुलोतुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय, जो कि इस वंश के अंतिम शासक थे। इस तरह से बच्चों, हमने जाना कि चोल वंश के शासन को 3 चरणों में विभाजित किया गया, जिसके प्रथम चरण के प्रमुख राजा थे करिकाल, जिन्होंने सिंहल वर्तमान श्रीलंका तक पर अधिकार किया, और चोल राज्य का जो द्वितीय चरण का इतिहास था वो अंधकारपूर्ण रहा। और इसका जो तृतीय चरण था बच्चों, उस तृतीय चरण के आरंभकर्ता थे विजयालय से लेकर राजेंद्र चोल और उसके पश्चात वीर राजेंद्र तक का शासन रहा और वीर राजेंद्र के पश्चात अधिराजेंद्र कुछ समय के लिए शासक बने। लेकिन राजेंद्र कुलोतुंग ने उन्हें हटाकर एक नई शुरुआत की। नई शुरुआत इसलिए कह रही हूँ बच्चों, क्योंकि जो राजेंद्र कुलोतुंग थे वो पूरी तरह से चोल वंशी नहीं थे। इनकी माता चोल राजकुमारी थी और इनके पिता चालुक्य राज्य के राजा थे और इस तरह से इनके शासनकाल से दक्षिण भारत में एक नई शुरुआत हुई, जिसे चोल प्लस चालुक्य के रूप में जाना गया। चोल वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे राजेंद्र तृतीय को पांडे नरेश कुलशेखर के हाथों पराजित होना पड़ा और इस तरह से चोल राज्य का अंत हुआ और उसका स्थान लिया पांडे शासन ने या पांडे वंश ने। लेकिन फिर भी बच्चों, चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने इतिहास में अपने आप को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया। इन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में जैसे कि म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव तक पर विजय हासिल की थी और इसके पीछे इनकी शक्तिशाली स्थल व जल सेना थी। इन्होंने सिर्फ युद्ध में ही अपनी भूमिका नहीं निभाई बल्कि स्थापत्य कला, प्रशासन आदि हर क्षेत्र में अपने आप को सिद्ध किया। इस प्रकार यह भारत का एक समृद्धशाली वंश रहा था। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चोल वंश के राजाओं के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कला व समाज के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन जो कि ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था और इसे सुविधा की दृष्टि से 6 भागों में या 6 प्रांतों में
विभाजित या बांटा गया था। इन प्रांतों को मंडलम के नाम से जाना गया। जैसे कि आज हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने अपने राज्यों में अधिकारों का विभाजन किया है और ये राज्य हैं वर्तमान में 28। और इसी तरह से चोल प्रशासन ने भी अपने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अपने प्रांतों को 6 भागों में बांटा था और इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। वर्तमान में जैसे हमारे राज्य में सर्व प्रमुख अधिकारी होते हैं संवैधानिक रूप से राज्यपाल, और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, वैसे ही मंडलम का जो विशेष अधिकारी या सर्व प्रमुख अधिकारी होता था उसे वायसराय कहा जाता था और उसके नियंत्रण में संपूर्ण मंडलम की व्यवस्थाएं होती थी। ये वायसराय का जो पद होता था ये विशेष रूप से राजा के पुत्रों को या युवराज को मिलता था या फिर राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी होते थे उन्हें मिलता था, या फिर बच्चों जो पराजित राज्य के राजा होते थे जिन्होंने उस राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली है तो उन राजाओं को ये पद दिया जाता था और ये सभी राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो मंडलम के वायसराय होते थे इनके पास स्वयं की सेना होती थी और स्वयं का न्यायालय होता था। जैसे कि आज हमारे राज्य की पुलिस व उच्च न्यायालय की व्यवस्था है, लेकिन अंतिम जो अधिकार होते थे वो सारे राजा के पास होते थे। जैसे हमारे देश में अंतिम जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती है, उसी तरह से चोल प्रशासन में भी मंडलम के जो अंतिम अधिकार होते थे वो राजा के पास होते थे। मंडलम का उप विभाजन कोट्टम के रूप में किया गया था और कोट्टम के जो उप विभाग थे वो थे नाडु। जैसे कि वर्तमान में हमारे राज्यों में जिलों की व्यवस्था होती है और नाडु को जो उप विभाग थे वो कहलाते थे कुर्रम। जैसे कि वर्तमान में ग्रामों का संघ होता है या आप कह सकते हो पंचायत समिति का रूप, और कुर्रम का जो विभाजन होता था यानी जो अंतिम व्यवस्था थी वो थी ग्राम, और ये ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होते थे। चोल अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर कहा जाता था और इसमें सभी गांवों तथा नगरों के प्रतिनिधि शामिल होते थे और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा जाता था। इसमें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त होती थी और इनके पास अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं की सेना भी होती थी। चोल शासन की बच्चों सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन रहा था। ग्राम शासन केंद्रीय शासन से मुक्त होता था और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती थी। ग्राम के जो प्रतिनिधि होते थे वो प्रतिवर्ष नियम से निर्वाचित होते थे। जिस प्रकार वर्तमान में ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है, वैसे ही चोल प्रशासन में भी ये सारे अधिकार ग्राम को प्राप्त होते थे। जैसे कि आपने सुना है, पढ़ा है कि ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी ग्राम सभा में जो सदस्य होते हैं, जो वयस्क सदस्य होते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी उन सबको पद हासिल नहीं होते हैं। लेकिन जो चोल व्यवस्था थी इसमें नियम था कि जो सदस्य अब तक निर्वाचित हो चुके हैं उनके अलावा जो बाकी सदस्य बच चुके हैं, अब की बार उनका नंबर आए, यानी सबका क्रम से नंबर आए, हर व्यक्ति को शासन करने का अधिकार मिले, ऐसी परंपरा चोल प्रशासन के ग्रामीण स्तर पर थी। और इस तरह से मंडलम से ग्राम पंचायत तक शक्ति का विभाजन था और ग्राम पंचायत स्तर पर हर ग्रामीण के पास ये अधिकार था कि वो भी अपने ग्राम स्तर तक के शासन का नेतृत्व करें। बच्चों, चोल प्रशासन के जो 6 मंडल थे इन सभी को स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए
कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। जिस तरह से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को नियंत्रित करने के लिए संसद होती है और राज्य में मुख्यमंत्री को नियंत्रित करने के लिए विधानसभा होती है, वैसे राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं होती थी। यानी कि जो सारे अधिकार थे वो राजा के पास केंद्रित होते थे। लेकिन फिर भी उस जमाने के हिसाब से राजा ने अपनी शक्तियों का जो विभाजन किया था वो अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यवस्था थी। अब बात आती है कि राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए जो धन की आवश्यकता होती थी उसकी पूर्ति कहाँ से होती थी? तो ये पूर्ति होती थी कृषि के माध्यम से। और कृषि क्षेत्र में जो भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार लगान के रूप में लेती थी। और ये जो लगान लिया जाता था ये दो रूपों में लिया जाता था। नंबर 1 अनाज के रूप में और नंबर 2 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में। अब ये किसान के ऊपर निर्भर करता था कि वो चाहे तो अनाज के द्वारा भुगतान करें या वो चाहे तो स्वर्ण मुद्राओं के रूप में भुगतान करें। इसके अलावा एक व्यवस्था और भी थी। मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसमें बाढ़ भी हो सकती है और सूखा भी हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जब फसल नष्ट हो जाती थी तब भी राजा लगान को माफ़ कर दिया करता था, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। इस तरह से चोल राज्य में जो करों की व्यवस्था थी वो प्रजा के कल्याणकारी रूप में विद्यमान थी। फिर बात आती है चोल राज्य में जो मुद्राएं थी वो किस तरह की थी? तो जो चोल राज्य में मुद्राएं थी वो सोने, चांदी और तांबे के रूप में थी। सोने के सिक्कों को वहाँ पर कासू कहा जाता था। ये कासू 16 औंस के लगभग होता था। इस तरह से इन सिक्कों में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, संस्कृति, कला आदि का अंकन किया है। अब बच्चों बात आती है कि कोई भी राजा शक्तिशाली तभी होता है जब उसके पास एक शक्तिशाली और सशक्त सेना होती है, और चोल राजा इस क्षेत्र में निपुण थे। उनके पास विशाल स्थल सेना थी और स्थल सेना के अतिरिक्त उनके पास एक विशाल जल सेना भी थी, और उस जल सेना का जो जहाजी बेड़ा था वो भी बहुत ही मजबूत था। इस जहाजी बेड़े के कारण ही चोल राजाओं ने न सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया में भी अपनी विजय पताका फहराई थी। इसके अलावा चोल राजाओं ने जो विजय अभियान किए उन विजय अभियानों के साथ साथ अपने राज्य के ऊपर भी ध्यान केंद्रित रखा और प्रजाहित में उन्होंने विभिन्न योजनाएं चलाई। और दक्षिण भारत में सबसे पहले जो नहर प्रणाली को विकसित करने का या शुरू करने का श्रेय जाता है वो चोल राजाओं के लिए ही कहा जाता है, और इन्होंने सिंचाई की कई बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। चोल कला चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया, और पल्लव भी दक्षिण भारत का ही एक राजवंश था। दक्षिण भारत ही नहीं संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ विद्यमान थी या 3 शैलियों का प्रयोग किया जाता था। ये शैलियाँ थी नागर शैली, द्रविड़ शैली और दोनों का मिश्रण थी बेसर शैली। और दक्षिण भारत में जिस शैली को विशेष रूप से अपनाया गया वो थी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृहद सदन और सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। और इसे आप और अधिक अच्छा समझ सकेंगे इस चित्र के माध्यम से, जिसमें गोपुरम को इन मंदिरों का प्रवेश द्वार कहा जाता था। और जो गोपुरम विशाल रूप से वास्तुकला के रूप में बहुत ही अच्छे निर्माण किए जाते थे उन्हें राजगोपुरम भी
कहा जाता था। और इस गोपुरम से प्रवेश करने पर आगे का जो स्थान आता था वहाँ राजा के द्वारा ध्वज स्तंभ की स्थापना की जाती थी। और ध्वज स्तंभ से आगे का जो मंदिर का भाग होता था उसे मंडप या महामंडप कहा जाता था। और ये एक विशाल प्रांगण होता था जिसमें वृहद स्तर पर स्तंभों का निर्माण किया जाता था और कहीं ये खुले होते थे और कहीं इनके ऊपर विशाल मंडप आदि बनाए जाते थे। और फिर उससे आगे बढ़ने पर विशेष रूप से गर्भगृह होता था। गर्भगृह जहाँ उस मंदिर में जिस भी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी वो स्थान होता था। गर्भगृह इसे पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता था। इस गर्भगृह के ऊपर जो बाहरी आवरण होता था उसे विमान कहा जाता था और विमान के ऊपर जो उसका शिखर होता था उसे शिखर के रूप में जाना जाता था। और इस शिखर के ऊपर पताका या ध्वजा लगाई जाती थी और ये शिखर बहुत ही वृहद स्तर पर भी होते थे और के रूप में बहुत ही शानदार हुआ करते थे। तो इस तरह से चोलों ने अपनी मंदिर निर्माण की कला से इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर जो कि बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर बच्चों ग्रेनाइट से निर्मित है और इस मंदिर की भव्यता इतनी शानदार है कि यूनेस्को ने भी इसे अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसके अलावा सिर्फ ये एक मंदिर ही इनकी विशेषता नहीं है। दक्षिण भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो चोल प्रशासन की कला को उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। और इसी में आगे हम देखते हैं कि चोलों ने सिर्फ मंदिर निर्माण करके ईश्वर की आराधना ही नहीं की बल्कि आम आदमी यानी उस समय जो मुख्य व्यवसाय होता था खेती करना या कृषि करना उससे संबंधित लोगों के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था और ये नहरें भी सुव्यवस्थित रूप से इन्होंने बनवाई थी। इसी में आगे हम देखते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर के अलावा चिदम्बरम का मंदिर भी विश्वविख्यात रहा है। चोल वंश के राजा जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे और कुछ राजा वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिरों का निर्माण करवाया और इनमें सर्वोत्कृष्ट रूप से जाने जाते हैं चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। चोल युग में बच्चों नटराज शिव यानी नृत्य करते हुए शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी गई हैं। इन मूर्तियों को कलाकृति की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है और चोल मंदिरों में जो गोपुरम शैली अपनाई गई है उसका विकास भी चोल युग में ही हुआ था। इस तरह से हम देखते हैं कि चोल वंश में जो स्थापत्य कला थी वो अपने उत्कृष्ट रूप में थी और इसके लिए तो महान कलाविद फर्ग्यूसन ने भी कहा है कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। समाज चोल समाज में स्त्री व पुरुषों को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। चोल राजा शैव व वैष्णव दोनों ही धर्मों के अनुयायी थे, लेकिन विशेष रूप से ये शैव धर्म के अनुयायी थे। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, फिर भी आपको दोबारा बताने का प्रयास करूंगी। अश्वमेध यज्ञ में राजा अपनी विशाल सेना के साथ एक अश्व को छोड़ता था और ये अश्व जहाँ जहाँ जाता था उस राज्य के राजा के द्वारा या तो उस सेना वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर ली जाती थी या फिर उससे उसे युद्ध करना होता था और इस तरह से अगर वो पराजित हो जाता था तो उसे उस राज्य की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी और कहीं कहीं कुछ राजा बिना युद्ध के ही अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तो इस तरह से वो संपूर्ण भूभाग जहाँ पर वो अश्व जाता था वो उस
अश्वमेध करने वाले राजा का हो जाता था और राजाधिराज के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए गए। इसी तरह समाज में स्त्रियों को भी विशेष अधिकार थे। उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार भी प्राप्त था और वे अपनी संपत्ति की स्वयं स्वामिनी होती थी। इसके अलावा समाज में दास प्रथा और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा, ये दास राजा के भी होते थे, व्यापारियों के भी होते थे और आम लोगों के भी होते थे। लेकिन जो देवदासी प्रथा थी ये सिर्फ मंदिरों के लिए ही रखी गई थी। देवदासी यानी देवों की सेवा करने वाली दासियां। ये देवदासियां मंदिरों में भगवान से संबंधित कार्य किया करते थे, जिसमें सेवा, साफ सफाई ये सब प्रचलित में थे। इस प्रकार बच्चों हमने जाना चोलकालीन प्रशासन, कला व समाज। प्रशासन के अंतर्गत हमने जाना कि चोल प्रशासन को 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत थी। और इसी तरह चोल शासन की जो शक्तिशाली सेना थी वो जल सेना व स्थल सेना थी और उस जल सेना के बलबूते ही उसने एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। और इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं चोल कला। चोल कला के अंतर्गत विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये अपनी स्थापत्य कला के कारण यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। और जो चोलकालीन समाज था ये भी अपने समाज में स्त्री और पुरुषों को बराबर का दर्जा प्रदान करता था। तो इस तरह से एक महान वंश की महान परंपराओं के बारे में हमने जाना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।